नमस्कार। आज हम भारत में राष्ट्रवाद की कहानी को थोड़ा और गहराई से टटोलेंगे। खासतौर पर 1920 के दशक और उसके बाद के दौर पर ध्यान देंगे। हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई ने, कह सकते हैं, एक नई शक्ल ली। हमारे पास जो जानकारी है वो एक किताब है, नेशनलिज्म इन इंडिया, द फाइट फॉर फ्रीडम। उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोच वाले, अलग अलग तबके के लोग इस लड़ाई में साथ आए। उनकी अपनी उम्मीदें क्या थीं, उनके अनुभव कितने अलग थे। सही कहा। और हमारा मकसद यही समझना है कि भारत में ये जो राष्ट्रवाद पनपा, वो यूरोप के राष्ट्रवाद से कितना अलग था। यहाँ इसकी जड़ें कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के विरोध में थीं। हाँ, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष था उसने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, कह सकते हैं। अलग अलग समूहों को, किसान, मजदूर, व्यापारी, औरतें, दलित, सबको एक साथ लाने का प्रयास हुआ। खासकर महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा, उनके जरिए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या सबके लिए स्वराज का मतलब एक ही था या अलग अलग था। बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर मतलब अलग अलग ही थे। और क्या ये पता है कि पहले विश्व युद्ध का हमारी आज़ादी की लड़ाई पर क्या असर पड़ा था। कई लोग इसे सीधे नहीं जोड़ते। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका असर बहुत गहरा था, पर शायद उतना दिखता नहीं। और सत्याग्रह, गांधी जी का ये हथियार, इसका असल मतलब क्या था। चलिए, इन्हीं सब मुद्दों पर आज विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? पहले विश्व युद्ध से। हाँ, मेरे ख्याल से वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाला। हाँ। अंग्रेजों का रक्षा खर्च जबरदस्त बढ़ गया। अच्छा, और उसकी भरपाई? कर्ज लेकर, टैक्स बढ़ाकर, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी तभी शुरू हुआ। ओहो। और आम आदमी पर इसका क्या असर हुआ? असर बहुत बुरा। आप सोचिए, 1913 से 1918 के बीच चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? आम लोगों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और ऊपर से गांवों से लोगों की फौज में जबरन भर्ती की जा रही थी। इससे लोगों में बहुत गुस्सा था। मतलब हालात बहुत खराब थे। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान 1918-19 और फिर 1920-21 में फसलें भी खराब हो गईं, खाने की भारी किल्लत। फिर इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। सुना उसके बारे में, बहुत जाने गई थी। आंकड़े बताते हैं कि उस दौर में अकाल और महामारी से करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। बाप रे, इतना भयानक। लोगों को तो लगता होगा कि चलो युद्ध खत्म होगा तो राहत मिलेगी। उम्मीद तो यही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। मुश्किलें बनी रहीं। और इसी माहौल में एक नई उम्मीद बनकर आए महात्मा गांधी। जनवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और अपने साथ वो एक नया तरीका लाए थे, सत्याग्रह, है ना? हाँ, सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया था नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ। ये सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं था, ये एक पूरा दर्शन था। दर्शन किस तरह का? इसका आधार था सत्य की शक्ति और सत्य की खोज। गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। आप अहिंसा से सामने वाले की अंतरात्मा को जगाकर लड़ाई जीत सकते हैं। मतलब ये कमजोर का हथियार नहीं था? बिल्कुल नहीं। गांधी जी कहते थे, ये तो आत्मा की शक्ति है, इसमें नफरत या बदले की भावना की कोई जगह नहीं, सिर्फ प्रेम। उन्हें लगता था कि यही अहिंसा का धर्म है जो सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। और भारत आकर उन्होंने इसे आजमाया भी। हाँ, बिल्कुल। आते ही लग गए। 1917 में चंपारण बिहार गए। वहां नील किसानों की जो दमनकारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ किसानों को जगाया। फिर खेड़ा में भी गए थे शायद, गुजरात में। हाँ, 1917 में ही खेड़ा, गुजरात। वहां फसल खराब हो गई थी, प्लेग भी फैला था, किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। गांधी जी उनके समर्थन में खड़े हुए, लगान माफी की मांग की। और अहमदाबाद में भी तो कुछ किया था। हाँ, 1918 में अहमदाबाद, वहां सूती मिल मजदूरों के हक के लिए सत्याग्रह किया। तो ये उनके शुरुआती, कह सकते हैं, सफल प्रयोग थे भारत में। इन शुरुआती कामयाबियों के बाद ही फिर रॉलेट एक्ट वाला मामला आया। बिल्कुल। इन्हीं सफलताओं से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। ये एक्ट तो बहुत ही
दमनकारी था। हाँ, अंग्रेज सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दे रहा था। ये तो अन्याय था। जाहिर है भारतीय नेताओं ने इसका बहुत विरोध किया, पर अंग्रेजों ने इसे जल्दबाजी में पास कर दिया। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। हाँ, और इसका असर दिखा। कई शहरों में रैलियां निकली, रेलवे वर्कशॉप में मजदूर हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। सरकार तो घबरा गई होगी इस सबसे। बिल्कुल। सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया, राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। अमृतसर से स्थानीय नेताओं को पकड़ लिया गया, गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। माहौल बिगड़ता जा रहा था। हाँ, बहुत तेजी से। 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, उस पर पुलिस ने गोली चला दी। ओहो, फिर तो लोग भड़क गए होंगे। जाहिर है गुस्साए लोगों ने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया। शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमांड सौंपी गई जनरल डायर को। और फिर आया वो काला दिन, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। हाँ, हजारों लोग जलियांवाला बाग के उस बंद मैदान में जमा थे। कुछ लोग सरकार के दमनकारी कदमों का विरोध करने आए थे, कुछ सिर्फ बैसाखी का मेला देखने। कई लोग तो बाहर के गांवों से आए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और डायर फौज लेकर मैदान में घुसा, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और फिर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। निहत्थी भीड़ पर। हाँ, सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचा। डायर ने बाद में बड़ी बेशर्मी से कहा था कि उसका मकसद नैतिक प्रभाव पैदा करना था। नैतिक प्रभाव मतलब सत्याग्रहियों के मन में डर और आतंक बिठाना, ये था उसका नैतिक प्रभाव। इस हत्याकांड की खबर जब फैली होगी, आग की तरह फैली। पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पर उतर आए। जबरदस्त हड़तालें हुई, पुलिस के साथ झड़पें हुई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। सरकार ने क्या किया? सरकार और ज्यादा क्रूर हो गई। लोगों को अपमानित करने, डराने धमकाने के हर तरीके अपनाए गए। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़कों पर पेट के बल रेंगने, हर अंग्रेज को सलाम करने पर मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। यहाँ तक कि गुजरांवाला पंजाब के पास के गांव पर हवाई जहाज से बम भी गिराए गए। बम गिराए गए गांव पर? हाँ, ये सब देखकर, इतनी हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्हें लगा होगा कि लोग अभी तैयार नहीं हैं। हाँ, उन्हें महसूस हुआ कि आंदोलन कई जगह हिंसक हो रहा है और सत्याग्रहियों को बड़े संघर्षों के लिए ठीक से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और शायद ये भी कि आंदोलन अभी शहरों तक ही सीमित है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि भारत में और ज्यादा व्यापक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, और इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता। एग्जैक्टली। गांधी जी का मानना था कि ऐसा कोई भी बड़ा आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाए बिना कामयाब नहीं हो सकता। और तभी खिलाफत का मुद्दा सामने आया। हाँ, उसी समय पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की हार गया था और ऑटोमन सुल्तान जो थे वो खलीफा भी माने जाते थे, मतलब पूरी इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक नेता। अफवाहें थीं कि अंग्रेज उन पर कोई कठोर संधि थोपने वाले हैं जिससे खलीफा की शक्तियां कम हो जाएंगी। इससे भारत के मुसलमान नाराज थे, बहुत नाराज थे। उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी थीं। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनी। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे जो उस वक्त के युवा मुस्लिम नेता थे, उन्होंने गांधी जी से मिलना जुलना शुरू किया, इस मुद्दे पर मिलकर कुछ करने की बात की। और गांधी जी को इसमें एक मौका दिखा। हाँ, गांधी जी ने इसे एक बेहतरीन अवसर माना। उन्हें लगा कि इस मुद्दे के जरिए मुसलमानों को एक साझा राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे तले लाया जा सकता है। तो उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए राजी किया। आसान नहीं था, पर हाँ, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। वहां गांधी जी ने बाकी नेताओं को मनाया कि खिलाफत का समर्थन करना चाहिए और साथ ही स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। असहयोग आंदोलन? लेकिन असहयोगी क्यों? मतलब सहयोग न करने से क्या होगा? ये गांधी जी का बहुत पुराना विचार था। उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी थी, उसमें भी ये तर्क दिया था। उनका कहना था कि भारत में अंग्रेजी राज हम भारतीयों के सहयोग से ही तो स्थापित हुआ है और हमारे सहयोग से ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, अगर हम भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी शासन 1 साल के अंदर ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ये उनका विश्वास था। तो रणनीति क्या बनी? क्या क्या करना था असहयोग में? रणनीति ये थी कि आंदोलन को चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले सरकार ने जो उपाधियां दी हैं उन्हें लौटाया जाए,
फिर सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषदों, स्कूलों और खासकर विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाए। और अगर सरकार ने दबाने की कोशिश की तो फिर पूरी तरह से सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा, मतलब कानून तोड़ने का अभियान। इसके लिए समर्थन जुटाना भी तो जरूरी था। बिल्कुल। 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे देश का तूफानी दौरा किया, लोगों को आंदोलन के लिए तैयार किया। क्या कांग्रेस में सब लोग इसके लिए तैयार थे? नहीं, शुरू में नहीं। कांग्रेस के अंदर भी काफी मतभेद थे। कई बड़े नेता इन प्रस्तावों से चिंतित थे। वो नवंबर 1920 में होने वाले परिषदीय चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर भी था कि आंदोलन कहीं हिंसक न हो जाए। तो फिर सहमति कैसे बनी? सितंबर से दिसंबर 1920 के बीच कांग्रेस के भीतर काफी खींचतान चली। आखिरकार नागपुर में जो दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ, वहां एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को अपना लिया गया। और आंदोलन शुरू हुआ जनवरी 1921 में? हाँ, और इस बार भागीदारी वाकई ज्यादा व्यापक थी। अलग अलग सामाजिक समूहों ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि सबकी अपनी अपनी उम्मीदें थीं। सबने स्वराज के नारे का साथ दिया, पर स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग था। शहरों में कैसा रहा माहौल? शहरों में शुरुआत जोरदार हुई। मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर, टीचरों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। चुनावों का बहिष्कार हुआ? हाँ, ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, सिवाय मद्रास के, जहां जस्टिस पार्टी थी, जो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। उन्हें लगा कि चुनाव लड़कर परिषदों में जाना उनके लिए सत्ता पाने का एक रास्ता है। और आर्थिक मोर्चे पर विदेशी चीजों का बहिष्कार? वहां असर और भी नाटकीय था। विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आंकड़े बताते हैं कि 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा रह गया, कीमत में 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ा असर है। हाँ, व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या उसमें पैसा लगाने से मना कर दिया। बिल्कुल। इसका फायदा किसे हुआ? भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों को। जी। उनका उत्पादन बढ़ गया। लेकिन आपने कहा कि शहरों में ये जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, क्यों? उसके कई कारण थे। एक तो जो खादी का कपड़ा था वो मिल के कपड़े से महंगा पड़ता था, गरीब लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। दूसरी बात, ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार तो कर दिया, पर उनके भारतीय विकल्प जैसे स्कूल, कॉलेज, अदालतें, वो उतनी तेजी से खड़े नहीं हो पाए। तो फिर लोगों के पास लौटने की सिवा चारा नहीं बचा? हाँ, धीरे धीरे छात्र और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील वापस सरकारी अदालतों में जाने लगे। अच्छा, ये तो हुई शहरों की बात। देहातों में, गाँव में क्या हो रहा था? देहातों में कहानी थोड़ी अलग थी और ज्यादा जटिल भी। जैसे अवध का इलाका ले लीजिए। वहां बाबा रामचंद्र थे, एक सन्यासी जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। उनके नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था। किसके खिलाफ? तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। ये लोग किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और तले तरह के दूसरे टैक्स भी। किसानों से बेगार करवाई जाती थी, मतलब बिना पैसे के काम। पट्टे पर जमीन लेने वालों को कोई सुरक्षा नहीं थी, कभी भी हटाया जा सकता था। तो किसानों की मांगे क्या थी? सीधी सी मांगे थीं, लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और जो जमींदार जुल्म करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। पंचायतों ने नाई धोबी बंद जैसे आयोजन किए, मतलब जमींदारों को नाई और धोबी की सेवाएं देना बंद कर दिया। इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका थी? कांग्रेस ने कोशिश की कि अवध के किसान संघर्ष को अपने बड़े आंदोलन से जोड़ा जाए। जवाहरलाल नेहरू ने भी जून 1920 में गांव का दौरा किया। अक्टूबर तक नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा बनाई। देखते ही देखते 1 महीने में उसकी 300 से ज्यादा शाखाएं खुल गईं। पर क्या यह आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस के नियंत्रण में रहा? नहीं, यही पेच था। किसान आंदोलन कई बार ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। किसानों ने तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले कर दिए, बाजारों को लूटा गया, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। और गांधी जी का नाम? हाँ, कई जगह स्थानीय नेताओं ने किसानों से कह दिया कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई टैक्स नहीं देना है और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। मतलब महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल हर तरह की कार्रवाई और अपनी इच्छाओं को सही ठहराने के लिए किया जा रहा था। ये तो अवध की बात हुई।
और कहीं भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का मामला बेदिलचस्प है। वहां भी गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचार की एक अलग ही व्याख्या की गई। 1920 के दशक की शुरुआत में वहां एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। ऐसा आंदोलन जिसे कांग्रेस कभी मंजूरी नहीं दे सकती थी। उसकी वजह क्या थी? आदिवासी क्यों भड़के हुए थे? वजह थी अंग्रेज सरकार के वन कानून। सरकार ने बड़े बड़े जंगल क्षेत्रों को बंद कर दिया था। लोगों को अपने मवेशी चराने या जलावन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाने से रोक दिया गया था। इससे तो उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल। पहाड़ी लोग बहुत नाराज थे। उन्हें लगा कि उनके पारंपरिक अधिकार छीने जा रहे हैं, और जब सरकार ने उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार करने पर मजबूर करना शुरू किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एक दिलचस्प व्यक्ति थे, अलूरी सीताराम राजू। वो दावा करते थे कि उनके पास कुछ खास शक्तियां हैं। वो सही ज्योतिषीय भविष्यवाणी कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, और गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। विद्रोही उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। क्या वो गांधी जी के बारे में जानते थे? हाँ, राजू महात्मा गांधी की महानता की बातें करते थे। कहते थे कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी कहते थे। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते थे कि भारत को आज़ादी सिर्फ बल प्रयोग से ही मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। तो उन्होंने हिंसक रास्ता अपनाया? हाँ, गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमले किए, अंग्रेज अफसरों को मारने की कोशिश की और स्वराज हासिल करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। राजू को आखिरकार 1924 में पकड़ लिया गया और मार दिया गया, पर समय के साथ वो एक लोकनायक बन गए। और बागानों में क्या हुआ? असम के चाय बागानों में? वहां मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब बिल्कुल अलग था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था उस बंद जगह से बाहर निकलने की आज़ादी, अपने गांव वापस जाने की आज़ादी। बंद जगह मतलब? देखिए, एक कानून था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके तहत बागान मजदूरों को बिना इजाजत चाय बागान छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। वो एक तरह से बंधक थे। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, हजारों मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया, बागान छोड़े और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और अब सबको उनके गांव में जमीन मिलेगी। क्या वो पहुंच पाए? नहीं, बेचारे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। रास्ते में रेलवे और स्टीमर की हड़ताल चल रही थी, वो फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह पीटा। तो ये साफ है कि अलग अलग लोगों ने स्वराज का मतलब अपने हिसाब से निकाला। बिल्कुल। इन आंदोलनों की जो सोच थी वो कांग्रेस के कार्यक्रम से हमेशा मेल नहीं खाती थी। लोगों ने स्वराज शब्द की अपने तरीके से व्याख्या की, अपनी जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से। लेकिन फिर भी एक जुड़ाव तो था। हाँ, वो जुड़ाव जरूर था। जब आदिवासी गांधी जी का नाम जपते थे या स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे, तो वो भावनात्मक रूप से एक अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ रहे थे। वो महसूस कर रहे थे कि वो किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं। पर ये असहयोग आंदोलन खत्म कैसे हुआ? उसका अंत हुआ चौरी चौरा कांड से। फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। वहां एक बाजार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जो पुलिस के साथ हिंसक झड़प में बदल गया। और फिर भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस थाने में आग लगा दी। उसमें कई पुलिस वाले जिंदा जल गए। जब महात्मा गांधी ने इस घटना के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन रोकने का फैसला किया। उन्हें लगा कि आंदोलन कई जगहों पर हिंसक हो रहा है और सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर संघर्षों के लिए तैयार होने से पहले ठीक से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। आंदोलन वापसी के बाद कांग्रेस में क्या हुआ? सब शांत हो गया? नहीं, शांति कहाँ। कांग्रेस में फिर से बहस छिड़ गई। कुछ नेता जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू वो जन संघर्षों से थक चुके थे। उन्हें लगता था कि अब चुनाव लड़कर प्रांतीय परिषदों में जाना चाहिए, वहां रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहिए, सुधारों के लिए बहस करनी चाहिए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी शायद। हाँ, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया ताकि परिषद की राजनीति में वापस जा सकें। लेकिन सब लोग इससे सहमत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, वो ज्यादा उग्र जन आंदोलन चाहते थे। वो पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज के लिए दबाव डाल रहे थे। इसी दौरान कुछ और भी हुआ था, है ना, जिसने माहौल बदला? हाँ, 1920 के दशक के आखिर में दो चीजों ने भारतीय राजनीति पर बड़ा असर डाला। एक तो थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी।
हाँ, 1926 से खेती की चीजों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के बाद तो एकदम से ढह गईं। निर्यात घट गया, किसानों के लिए लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। पूरे ग्रामीण भारत में उथल-पुथल मच गई। और दूसरी चीज? दूसरी थी साइमन कमीशन। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया। काम था भारत में संवैधानिक व्यवस्था कैसी चल रही है ये देखना और बदलाव सुझाना। लेकिन दिक्कत क्या थी इसमें? दिक्कत ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे अंग्रेज थे। ये तो अपमानजनक था। बिल्कुल। तो जब 1928 में ये कमीशन भारत पहुंचा तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे हर तरफ गूंज उठे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी पार्टियों ने मिलकर प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था। हाँ, लाहौर में पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और बाद में उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इससे तो गुस्सा और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। बढ़ते विरोध को देखते हुए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक गोलमोल सा प्रस्ताव रखा। कहा कि भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या कांग्रेस नेता मान गए? नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुए। खासकर जो गरम दल वाले थे, नेहरू और बोस के नेतृत्व में, वो और मुखर हो गए। आखिरकार दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहां पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया। मतलब अब पूरी आजादी चाहिए। हाँ, और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। क्या इसका बहुत असर हुआ? लोगों ने मनाया इसे? मनाया तो गया, पर शायद उतना ध्यान नहीं खींचा। उत्सवों पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। गांधी जी को लगा कि स्वतंत्रता का ये जो विचार है ये अभी थोड़ा अमूर्त है। इससे आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के जो ठोस मुद्दे हैं उनसे जोड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। और वो तरीका उन्हें मिला नमक में। हाँ, नमक एक ऐसी चीज जो अमीर गरीब हर भारतीय इस्तेमाल करता है, भोजन का सबसे जरूरी हिस्सा, और इस पर अंग्रेजी सरकार का टैक्स और इसके बनाने पर सरकारी एकाधिकार, ये ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी चेहरे को दिखाता था। गांधी जी ने महसूस किया कि नमक एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकता है जो पूरे राष्ट्र को एकजुट कर सकता है। तो उन्होंने इरविन को एक अल्टीमेटम दिया। हाँ, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक लंबा पत्र लिखा। उसमें 11 मांगे थीं। कुछ मांगे तो सामान्य हित की थीं, लेकिन कुछ अलग-अलग वर्गों, उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की खास मांगे भी थीं। मकसद था कि मांगों को इतना व्यापक बना दिया जाए कि समाज के सभी वर्ग अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। और सबसे खास मांग? सबसे उत्तेजक मांग थी नमक कर को खत्म करना। गांधी जी ने साफ लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन माने? नहीं, इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। तो फिर गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। हाँ, महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती में उनके आश्रम से शुरू होकर गुजरात के समुद्र तटीय कस्बे दांडी तक जानी थी। कितनी लंबी थी ये यात्रा? 240 मील से ज्यादा। स्वयंसेवक 24 दिनों तक चले, रोज